नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी आपसे भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पार्ट 2 के बारे में, ठीक है? दोस्तों, अभी तक हमने आपको 2 वीडियो के अंतर्गत बताया है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार क्या है, पठार कहते किसे हैं, उसकी कुछ विशेषताएँ हैं, उनके बारे में आपको बताया था। तो भारत के पठार को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, ये भी आपको बताया था। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, जिसमें हमने आकार, विस्तार, उसकी सीमाएं, क्षेत्रफल, रचना आदि के बारे में देखा था। इसके बाद हमने आपको बताया था कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है। तो जैसे अरावली पर्वत, मालवा पठार आदि करके हमने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी आपको। इसके बाद हमने बात की थी आपसे अरावली पर्वत के बारे में। इसके बाद मालवा पठार के बारे में चर्चा की, छोटा नागपुर पठार के बारे में बताया आपको। इसके अलावा हमने आपसे बात की मेघालय पठार या शिलांग पठार के बारे में। इसके बाद विंध्य पर्वत श्रेणी की चर्चा की। इसके बाद आपको बताया सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में, और इसके बाद दक्कन पठार के बारे में भी हमने चर्चा की। इसके बाद आपसे महानदी बेसिन पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं आपसे प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत पार्ट 3 के अंतर्गत आपसे बात करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और चर्चा करते हैं आपसे आगे। इसके बाद जो 9वीं संरचना है प्रायद्वीपीय पठार की, वो है आपकी पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। दोस्तों, पश्चिमी घाट पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होकर दक्षिण में केप किमोरिन तक विस्तृत है। केप किमोरिन को कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो लगभग त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो इसके जो पश्चिमी सिरे पर आपका ये पर्वत पड़ता है उसे हम पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ से है? तो ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 1600 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट पर्वत भारत में हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। ठीक है, हिमालय की कितनी लंबाई बताई थी आपको? 2500 किलोमीटर, और पश्चिमी घाट की कितनी है? 1600 किलोमीटर। तो आपका ये दूसरा बड़ा पर्वत है या लंबा पर्वत है भारत में। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में दोस्तों है क्या कि जो पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग है उसे ही हम सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट पर्वत वास्तव में पर्वत ना होकर के प्रायद्वीपीय भारत के पठार का पश्चिमी भ्रंश कगार है। कहने का मतलब ये है, हमने आपको बताया था कि जो पठार होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, तो जो ये ढाल आपको दिखाई दे रहा है यही कगार कहते हैं, इसे ये भ्रंश कगार कहते हैं। तो ये दरअसल पर्वत ना होकर के ये क्या है? एक प्रकार का कगार है, भ्रंश कगार है। ठीक है, पश्चिमी भ्रंश कगार का निर्माण इंडियन प्लेट के अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अलग होने के परिणाम स्वरूप हुआ है। हमने आपको बताया था कि भारत आज आपको जहाँ पे दिखाई देता है वहाँ पर पहले नहीं था, ये अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ था। इस हिस्से पे था अफ्रीका महाद्वीप के, यहाँ से ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होकर के आज आपको जिस लोकेशन पर इंडिया दिखाई देता है वहाँ तक पहुँचा है। तो जब ये अफ्रीका से टूट करके अलग हुआ था तभी इस भ्रंश कगार का निर्माण हुआ था। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है। यानी हमने बताया कि जो पश्चिमी घाट का उत्तरी सिरा है उसे क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, तो सह्याद्री के भी 2 पार्ट हैं आपका, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी कौन सी है? कालसुबाई। कालसुबाई चोटी के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर्वत पर महाबलेश्वर चोटी है। ठीक है, और महाबलेश्वर चोटी और कालसुबाई चोटी महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। यानी कालसुबाई चोटी और महाबलेश्वर चोटी दोनों ही महाराष्ट्र राज्य में है।
गुजरात राज्य के अंतर्गत सौराष्ट्र क्षेत्र में 3 पहाड़ियाँ स्थित हैं। कहाँ पर? गुजरात राज्य में। एक है आपकी गिर पहाड़ी, दूसरी है आपकी बारदा पहाड़ी और एक है आपकी मांडव पहाड़ी। ठीक है। गुजरात के गिर क्षेत्र में एशियाई क्षेत्र पाए जाते हैं, एशियाई शेर पाए जाते हैं। यानी कि गिर आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर चोटी से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर चोटी से। और महाबलेश्वर चोटी कहाँ है? तो वो आपकी है महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट पर मुख्य रूप से 2 चोटियाँ हैं। अभी आपको बताया कि गुजरात में कौन सी हैं? तीन है आपकी, गिर, बारदा और मांडव पहाड़ी। महाराष्ट्र में 2 हैं, कालसुबाई और महाबलेश्वर चोटी। अब कर्नाटक में है आपकी कुंद्रेमुख चोटी और ब्रह्मगिरी चोटी। ठीक है। कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी चोटी से कावेरी नदी निकलती है। ठीक है। और कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य में प्रवाहित होती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकल रही थी? महाबलेश्वर चोटी से। और कावेरी नदी कहाँ से निकल रही है? ब्रह्मगिरी चोटी से। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत एक दूसरे से मिलकर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करते हैं और इस पर्वतीय गांठ को हम क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत कहते हैं। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेट्टा है। क्या है? डोड्डा बेट्टा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डोड्डा बेट्टा की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेट्टा है। नीलगिरी पर्वत का जो विस्तार है वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में, यानी 3 राज्यों में। डोड्डा बेट्टा दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यानी कि दक्षिण भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोड्डा बेट्टा है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी या ऊटक मंडल तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पहाड़ियों पर ही स्थित है। ऊटी का नाम आपने सुना होगा, तो वो नीलगिरी में ही है, तमिलनाडु राज्य में आता है। केरल का प्रसिद्ध सदाबहार वन क्षेत्र साइलेंट वैली अथवा शांत घाटी नीलगिरी पहाड़ियों पर ही स्थित है। तो आपको ये याद रखना है कि साइलेंट वैली है कहाँ पर? तो वो केरल में है। ठीक है। और साइलेंट वैली जो है दोस्तों, वो जैव विविधता के लिए जानी जाती है। ठीक है। और ये किस पहाड़ियों में है? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। ठीक है। नीलगिरी के दक्षिण में एक पर्वतीय दर्रा है, इसे पाल घाट दर्रा कहते हैं। ठीक है। पाल घाट दर्रा को स्थानीय रूप से पलक्कड़ दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। पाल घाट दर्रे से होते हुए केरल और तमिलनाडु राज्य का सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया है। यानी जो पाल घाट दर्रा है वो किसे जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। पाल घाट दर्रे के दक्षिण में एक अन्य पर्वतीय गांठ स्थित है जिसे हम अनाईमुडी की पर्वतीय गांठ कहते हैं। ठीक है। अनाईमुडी पर्वतीय गांठ से 3 दिशाओं में पहाड़ियाँ निकली हुई हैं। ठीक है। जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर मिलते हैं उसे नीलगिरी की गांठ कहते हैं। इसके बाद आगे की तरफ एक और गांठ है जो अनाईमुडी है, इससे 3 और पहाड़ियाँ निकली हुई हैं। और वो कौन कौन सी हैं? उत्तर की ओर तो अन्नामलाई पहाड़ी है। ठीक है। दक्षिण की ओर कार्डमम पहाड़ी है और उत्तर पूर्व की ओर पालनी पहाड़ियाँ हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये आपकी गांठ है अनाईमुडी की, तो उत्तर की ओर अनामलाई की पहाड़ियाँ, दक्षिण की ओर कार्डमम की पहाड़ियाँ और उत्तर पूर्व की ओर पालनी पहाड़ियाँ आती हैं। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। कार्डमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी या इलामलय पहाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है। कार्डमम पहाड़ी भारत की
दक्षिणतम पहाड़ी है, यानी भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है, तो कार्डमम है। अनाईमुडी चोटी के पूर्व में पालनी पहाड़ी है। पालनी की पहाड़ी मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल तमिलनाडु राज्य में पालनी पहाड़ियों पर ही स्थित है। तो कोडाई कनाल ये आपका एक पर्यटन स्थल है जो कि तमिलनाडु राज्य में पालनी पहाड़ियों पर है। पालनी की पहाड़ी पूरी तरह से तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जबकि अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी तमिलनाडु और केरल राज्यों की सीमा पर है। तो ये आपको याद रखना है कि पालनी पहाड़ी तो पूर्ण रूप से तमिलनाडु में है, लेकिन कार्डमम और जो अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु और केरल की सीमाएं बनाती हैं। पश्चिमी घाट पर्वत जगह जगह पर दर्रे पाए जाते हैं। दर्रा हमने आपको बताया था कि पर्वतों के मध्य का वह भाग जो रास्ता प्रदान करता है उसे पर्वत कहते हैं, दर्रे कहते हैं। तो पश्चिमी घाट पर जगह जगह दर्रे हैं। इन दर्रों से होकर पश्चिमी घाट पर्वत को पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पार करने में सहायता मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका पश्चिमी घाट है वो पर्वत ना होकर के क्या है, एक भ्रंश कगार है। ठीक है, तो इस भ्रंश कगार को पार करने के लिए दर्रे ही सहायक होते हैं। जैसे एक है आपका थाल घाट दर्रा जो पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। थाल घाट दर्रे से होकर ही मुंबई और नागपुर सड़क मार्ग गुजरते हैं। तो थाल घाट दर्रा किसे जोड़ता है, मुंबई और नागपुर को जोड़ता है। इसके बाद है आपका भोर घाट दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वत पर ही महाराष्ट्र राज्य में है, यानी थाल घाट और भोर घाट दोनों महाराष्ट्र राज्य में। जो भोर घाट दर्रा है वो मुंबई से पुणे को जोड़ता है। ठीक है, थाल घाट किसे जोड़ रहा था, मुंबई से नागपुर को जोड़ रहा था, और जो भोर घाट है वो किसे जोड़ रहा है, मुंबई से पुणे को जोड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 यानी NH4 मुंबई से पुणे होते हुए चेन्नई तक जाती है, और ये राजमार्ग भी भोर घाट दर्रे से ही होकर के गुजरता है। पाल घाट दर्रा ये नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों के बीचों बीच है और ये केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये जो पाल घाट दर्रा है ये केरल और तमिलनाडु का रास्ता प्रदान करता है। इसके बाद है आपका सेनकोट्टा दर्रा, ये कार्डमम पहाड़ियों पर स्थित है और ये केरल राज्य में है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाने वाली सड़क सेनकोट्टा दर्रे से होकर ही गुजरती है, यानी सेनकोट्टा दर्रा किसे जोड़ता है, तो तिरुवनंतपुरम और मदुरै का जोड़ता है। इन दर्रों के नाम दोस्तों आप याद रखना, पहला था आपका थाल घाट, इसके बाद था आपका भोर घाट, इसके बाद आपका पाल घाट और इसके बाद सेनकोट्टा घाट। तो ये किस राज्य में स्थित हैं और ये किन किन को जोड़ते हैं, ये आपको याद रखना है। दोस्तों इस चित्र में आपको पश्चिमी घाट की काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं या दिखाई गई हैं। पहले तो आप इस चित्र में समझ लीजिए कि हमने पश्चिमी घाट दर्रे को भ्रंश कगार क्यों कहा था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ये अरब सागर है, इसके बाद आपको ये तटीय मैदान है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि एक खड़ा कगार है। इसके बाद पूर्व की ओर जब बढ़ते हैं तो जो पठार है उसका ढाल पूर्व की ओर है, और यहाँ पर आपका पूर्वी घाट है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो इस प्रकार संरचना है इसकी। इसके बाद मांडो पहाड़ी, बारदा पहाड़ी और गिर पहाड़ियाँ ये आपकी गुजरात राज्य में हैं, यानी सौराष्ट्र के अंतर्गत हैं। इसके बाद कालसुबाई पहाड़ी यहाँ पर है, महाबलेश्वर पहाड़ी यहाँ पे हैं जो दोनों महाराष्ट्र में है। ठीक है, और महाबलेश्वर से ही आपकी कृष्णा नदी निकलती है। इसके बाद ब्रह्मगिरी कुद्रेमुख चोटी और ब्रह्मगिरी चोटी ये कर्नाटक राज्य में है, और ब्रह्मगिरी से ही आपकी कावेरी नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ पर आपको नीलगिरी की गांठ दिखाई गई है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। इसके बाद ये आपकी अनाईमुडी की गांठ है। ठीक है, और ये आपका केप किमोरिन है। ठीक है, तो ये आपको पश्चिमी घाट के बारे में इतना
इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। इस चित्र में और भी आप देख सकते हो पश्चिमी घाट को, उत्तरी पश्चिमी घाट, मध्य पश्चिमी घाट या केंद्रीय पश्चिमी घाट, यहाँ पर आपकी नीलगिरी है और ये साउदर्न पश्चिमी घाट है आपका। ठीक है, तो इस चित्र में आपको दिखाया गया है। इसके बाद अब बात करते हैं आपसे अगली संरचना की प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत, जो है आपकी पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत की तरह क्रमबद्ध और निरंतर ना होकर जगह जगह पर कटा छटा है। ठीक है, अब क्यों कटा छटा है? तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो ढाल है वो पूर्व की ओर है, तरफ है, जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी घाट पर प्रवाहित होती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ। यानी जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है उसका ढाल कुछ इस प्रकार है। तो नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, पूर्व की ओर प्रवाहित होने के कारण महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों ने पूर्वी घाट पर्वत को जगह जगह पर काट छांट दिया है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा बीच में पूर्वी घाट पर्वत बिल्कुल समाप्त हो जाता है। यानी जहाँ पर गोदावरी और कृष्णा नदियों का डेल्टा है वहाँ तो लगभग जो पूर्वी घाट है वो समाप्त है, यानी दिखाई ही नहीं देता। पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग राज्यों में स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से हैं? जैसे आंध्र प्रदेश में इसे नल्लामलाई, पालकोंडा और वेलिकोंडा के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना में इसे शेषाचलम के नाम से जाना जाता है और तमिलनाडु में जावदी, सेवराय, पंचामलाई और सिरुमलाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बेसिकली ये पहाड़ियाँ हैं। तो नल्लामलाई, पालकोंडा और वेलिकोंडा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में है। शेषाचलम पहाड़ी तेलंगाना में है। जवादी, सेवराय, पंचामलाई और सिरुमलाई की पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, तमिलनाडु की पहाड़ियाँ चारकोनाइट चट्टानों से निर्मित हैं। नीलगिरी पर्वत समेत तमिलनाडु की पहाड़ियाँ चंदन और सागौन के वृक्ष बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। यानी नीलगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चंदन और सागौन के लिए प्रसिद्ध है। इस चित्र में आपका भारत के पूर्वी घाट को दिखाया गया है। ठीक है, गदजात पहाड़ी ये भी आंध्र प्रदेश में है। मलायगिरी चोटी ये भी आंध्र प्रदेश में है, ओडिशा में दोस्तों। गदजात पहाड़ी और मलायगिरी जो चोटी है वो आपकी ओडिशा में है। टिकड़ा पाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी आपका ओडिशा में है। ये आपकी महानदी दिखाई दे रही है। नयागिरी पहाड़ी ये आंध्र प्रदेश में है। महेंद्रगिरी पर्वत चोटी ये भी आंध्र प्रदेश में है। जिदंगड़ा पर्वत ये भी आंध्र प्रदेश में है। ये आपकी गोदावरी नदी है, ये आपकी कृष्णा नदी है। इसके बाद आप पचई मलई पहाड़ियाँ और सिरुमलई पहाड़ियाँ ये आपकी तमिलनाडु राज्य में आती हैं। इस चित्र में आपको पूर्वी घाट को और भी अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है, ये ओडिशा से लेकर के आपके तमिलनाडु राज्य तक विस्तृत है। इसके बाद है आपका मारवाड़ अपलैंड। इसकी अवस्थिति देखें तो ये अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। इसी कारण इसे पूर्वी राजस्थान का उच्च प्रदेश भी कहा जाता है। ऊंचाई और ढलान की बात करें तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग की औसत ऊंचाई 250 से 500 मीटर के आसपास है और यह पूर्व की ओर इसका ढलान है। संरचना की बात करें तो यह विंध्य काल के बलुआ पत्थर, शेल्स और चूना पत्थर से बना हुआ है। नदियों की बात करें तो बनास नदी चंबल नदी की एक सहायक नदी है, जो कि यानी बनास नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, जो विंध्य पर्वतमाला से निकलती है और फिर इस क्षेत्र से होकर बहती है।
स्थलाकृति की बात करें तो यह गोलाकार पहाड़ियों और जंगल से युक्त एक पठारी क्षेत्र है। बनास नदी और उसकी सहायक नदियों के कटाव कार्यों ने इस क्षेत्र की स्थलाकृति को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये आपका मारवाड़ क्षेत्र है। ये पूरे भारत के मैप में मारवाड़ क्षेत्र को दिखाया गया है। ठीक है। इसके बाद है बुंदेलखंड अपलैंड या बुंदेलखंड का इसे पठार भी कह सकते हो। अवस्थिति की बात करें तो यह उत्तर में यमुना नदी, पश्चिम में मध्य भारत पठार, पूर्व और दक्षिण पूर्व में विंध्य पर्वतमाला तथा दक्षिण में मालवा पठार से घिरा हुआ है। ठीक है। विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है और दोनों राज्यों के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है। ऊंचाई और ढलान की बात करें तो इसकी समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो 300 से लेकर 600 मीटर है और पठार विंध्य पर्वत से यमुना नदी की ओर नीचे की ओर ढलान वाला है। दोस्तों, किसी भी उच्चावच की जो ऊंचाई मापी जाती है वो समुद्र तल से ही मापी जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। संरचना की बात करें तो यह एक पुरानी विच्छेदित उच्च भूमि है जो ग्रेनाइट और नीस से मिलकर बनी है। इसे बुंदेलखंड नीस से बनी माना जाता है। नदियों की बात करें तो इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं बेतवा, धसान और केन नदियां शामिल हैं। स्थलाकृति, ये वृद्ध स्थलाकृति भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के इस क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों के कटाव कार्य ने इस क्षेत्र को लहरदार यानी लहर जैसी सतह बना दिया है, इसलिए खेती के लिए अनुपयुक्त बना दिया है। इसके अलावा यह क्षेत्र ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बनी पहाड़ियों यानी जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वो ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बनी है कि एक श्रृंखला द्वारा चिन्हित है। दोस्तों, इस चित्र में आपको बुंदेलखंड पठार के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। ठीक है दोस्तों, बुंदेलखंड पठार में यूपी के 7 जिले आते हैं और एमपी के 6 जिले आते हैं, यानी कि बुंदेलखंड पठार में टोटल 13 जिले हैं। इनको आप देख सकते हो कि यूपी में कौन कौन से हैं, तो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, महोबा और ललितपुर ये यूपी के ज़िले हैं और दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर ये एमपी के ज़िले हैं, तो इन्हें भी आप याद रखना। इसके बाद है बघेलखंड का पठार। अवस्थिति की बात करें तो यह मैकाल पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। यह उत्तर में सोन नदी और दक्षिण में बलुआ पत्थरों और चूना पत्थरों से बनी एंटीक्लिनल उच्च भूमि और सिनक्लिनल घाटियों से घिरा हुआ है। ऊंचाई की बात करें तो इस क्षेत्र की जो सामान्य ऊंचाई है वो 150 से लेकर के 1200 मीटर के आसपास है। संरचना की बात करें तो इसका पश्चिमी भाग चूना पत्थर से और बलुआ पत्थर से बना है, जबकि पूर्वी भाग ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये बघेलखंड की बात हो रही है। नदियों की बात करें तो इस पठार का जो मध्य भाग है उत्तर में सोन नदी और दक्षिण में महानदी की जल निकासी प्रणालियों के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। यानी कि ये आपका अगर बघेलखंड पठार है तो उत्तर में आपकी सोन नदी प्रवाहित होती है, यहाँ पर आपकी महानदी प्रवाहित होती है। स्थलाकृति भारत के प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र असमान है। इसमें गंगा के मैदान और नर्मदा सोन गर्त के बीच विंध्य बलुआ पत्थरों की चट्टानें शामिल हैं। सामान्य क्षैतिजता इस क्षेत्र की विशेषता है और ये दर्शाती है कि इस क्षेत्र में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई है। इस क्षेत्र में आपको दोस्तों बघेलखंड का पठार दिखाया गया है
और जो बघेलखंड का पठार है वो भी आपका यूपी और एमपी में ही आता है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि बुंदेलखंड का पठार आपका यहाँ पर है। बुंदेलखंड पठार भी आपका यूपी और एमपी में आता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो बघेलखंड है उसका जो बड़ा हिस्सा है वो एमपी में आता है और छोटा सा हिस्सा आपका यूपी में आता है। इसके बाद है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं कुछ उनके बारे में देख लेते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र के छोटे पठार नदी घाटियों और पहाड़ी श्रृंखलाओं द्वारा एक दूसरे से विभाजित है। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पहाड़ी श्रृंखलाओं की चर्चा नीचे भी की गई है। इस चित्र में आप देख सकते हो जो प्रायद्वीपीय भारत की कुछ पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, जैसे आपकी वलसुनाद हिल्स तमिलनाडु, सिरुमलाई हिल्स तमिलनाडु, पालनी हिल्स तमिलनाडु, शिवराय पहाड़ी तमिलनाडु, जावेदी पहाड़ी तमिलनाडु। दोस्तों इनका क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले उत्तर में जावद की पहाड़ी है, फिर सिरोय पहाड़ी, फिर पालनी पहाड़ी, फिर सिरुमलाई पहाड़ी, इसके बाद वलसुनाद पहाड़ी। तो इनका क्रम भी आपको याद रखना है। ठीक है, रामगढ़ हिल्स ओडिशा, जाट हिल्स ओडिशा, मैकाल हिल्स ये भी ओडिशा आपका। दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और मैकाल पहाड़ी भी आपकी छत्तीसगढ़ में। इसके बाद नल्लामलाई हिल्स ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। पालकोंडा ये भी आपकी आंध्र प्रदेश में है। और गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ियाँ तो आपको बताई थी हमने कहाँ पर हैं, तो ये आपकी असम में यानी मेघालय में है। ठीक है, और राजमहल पहाड़ी ये आपकी पश्चिम बंगाल में आती है। कैमूर पहाड़ी ये आपकी मध्य प्रदेश में है। महादेव पहाड़ी ये भी आपकी मध्य प्रदेश में है। अरावली ये आपकी राजस्थान में है। ठीक है, ग्वालियर हिल्स यानी ग्वालियर पहाड़ी जो है वो महाराष्ट्र और एमपी की सीमा में है। ठीक है, राजपीपला पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी आपकी गुजरात में है। गिरनार, गिर ये आपकी दोनों भी गुजरात में है। सतमाला पहाड़ी और अजंता की पहाड़ियाँ ये आपकी महाराष्ट्र में है। हरिश्चंद्र पहाड़ी ये भी आपकी महाराष्ट्र में है। बालघाट ये भी महाराष्ट्र में है। बाबा बूदन की पहाड़ी ये आपकी कर्नाटक में है। नीलगिरी हिल्स ये तो आपको पता है कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु 3 राज्यों में है। ठीक है, दमोम हिल्स ये आपकी केरल में है। तो इन पहाड़ियों को आप एक बार देख सकते हैं और एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा गूगल से भी कि कहाँ पर कौन सी पहाड़ी है। इसके बाद बात करते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत के महत्व के प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है। तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन और सबसे स्थिर भूभाग के रूप में भारत का प्रायद्वीपीय पठार कई महत्व रखता है। जैसे खनिज संसाधन, तो यह पठार भारी मात्रा में खनिज संसाधनों से समृद्ध है। जैसे लोहा, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट, क्रोमियम, अभ्रक, सोना आदि खनिज यहाँ मिलते हैं। कोयला भंडार, इस क्षेत्र में देश के गोंडवाना कोयला भंडार यानी जो गोंडवाना है दोस्तों, गोंडवाना है वह कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है और 98% जो कोयला है वो इसी भाग में पाया जाता है। और किस प्रकार का है, वो भी बिटुमिनस प्रकार का है। कृषि की बात करें तो यह क्षेत्र काली मिट्टी से ढका है जो कपास, चाय, कॉफ़ी, रबर, बाजरा आदि कई फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। वन उपज की बात करें अगर हम, तो वनों से परिपूर्ण होने के कारण ये क्षेत्र लकड़ी आदि वन उपज का प्रचुर स्रोत है। नदियों की बात करें तो इन क्षेत्रों की नदियाँ जल विद्युत उत्पादन के लिए महान अवसर प्रदान करती हैं। दोस्तों जो
नदियां हैं वो पर्वतों में अगर बहती हैं तो वो भी जल विद्युत के लिए जानी जाती हैं, और अगर पठारों में बहती हैं तो वो भी जल विद्युत के लिए जानी जाती हैं। इसके साथ साथ फसलों के लिए सिंचाई की सुविधा भी प्रदान करती हैं। पर्यटन स्थल की बात करें तो इस स्थान पर यानी भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ पर ऊटी, पंचमढ़ी, कोडाई कनाल, महाबलेश्वर, माउंट आबू जैसे अनेक प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थान है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार सिर्फ एक भौगोलिक विशेषता से कहीं ज़्यादा महत्व रखता है। भारत का यह सबसे बड़ा भौगोलिक विभाजन है, कई संसाधनों का स्रोत है। हाल ही में इसे वनों की कटाई, मिट्टी क्षरण और जैव विविधता की हानि सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस अद्वितीय भू आकृति को समझना और संरक्षित करना क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। ये आपका पार्ट 3 था। ठीक है, इसमें आज हमने आपसे बात की, इसमें आज हमने आपसे यानी पार्ट 3 के अंतर्गत बात की हमने आपसे पश्चिमी घाट के बारे में चर्चा की। इसके अलावा हमने आपसे पूर्वी घाट के बारे में चर्चा की। इसके अलावा मारवाड़ अपलैंड, बुंदेलखंड अपलैंड या पठार, इसके अलावा बघेलखंड पठार पर चर्चा की। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं को बताया, और इसके बाद भारत के प्रायद्वीपीय पठार का महत्व भी बताया, चुनौती क्या है ये भी बताया, और समाधान क्या किया जा सकता है ये भी आपको बताया। ठीक है दोस्तों, पार्ट 1, 2 और 3 का जो PDF है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। पहले कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।